को with respect to one variable by keeping other constant। बात समझ आ रही है? तो इसको आप क्या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं h का विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो बेटा ये मैंने यही किया है कि मैंने इसे पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया कि बजाय इसके मैं बार बार लिखूं कि भाई कीपिंग y कांस्टेंट में लिख ले सकता हूं पार्शियल h बाय पार्शियल x। ठीक है? यस इनटू डेल्टा x प्लस पार्शियल h बाय पार्शियल y इनटू डेल्टा y, दैट इज डेल्टा h। लेकिन पीछे हम ये भी बात करके आ चुके हैं कि ग्रिफिथ डेल्टा h नहीं लिखता, dh लिखता है। तो कोई मसला नहीं है, हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि dh इज इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल x इनटू dx ये प्लस पार्शियल h बाय पार्शियल y, यू कैन सी हियर पार्शियल h बाय पार्शियल y इनटू dy। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये स्मॉल चेंज h में उस वक्त हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y है एक और पॉइंट पे मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे है टू अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है h प्लस x प्लस dx एंड y प्लस dy। बात क्लियर है? वेयर dx एंड dy आर डेफिनेटली इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अगली मैं मीटिंग के लिए करना लूँ, मुझे लगता है ये एंड ही हो जाएगी तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। बेटा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट भेजता हूँ। ओके सर। जी बेटा मेरा ख्याल है स्टार्ट कर दें। यस सर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि हमने बात की कि ये फिर स्मॉल चेंज होगी टू डायमेंशन जिस तरह हम पीछे देख के आए वन डायमेंशन में। ठीक है बेटा? सर ये अच्छा। जो इक्वेशन है ना, जी ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन मैंने कई जगह देखी है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। मतलब ये इस तरह से डिराइव करना है जिस तरह आपने किया हुआ है? बेटा ये कोई डिराइव मैंने नहीं किया, हम लॉजिक के साथ चल रहे हैं, मैंने कोई डिराइव नहीं किया यहाँ। ठीक है। मैंने बहुत जगह ये अच्छा इसे देखा। ओके सर। हाँ असल में आप यानी कि डिराइव पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन बेटा असल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बाकी तो मुझे नहीं पता कि यानी डिराइव से क्या मुराद आपकी कि क्या आप करना चाह रहे हैं। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओके ये पिछली जो केस हमने लिखी थी याद आपको, स्मॉल चेंज इन द फंक्शन df, सिर्फ फर्क ये था कि वहां पे f जो है सिंगल वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, यहाँ h दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज हमने वन डायमेंशन केस के लिए लिखी थी df इज इक्वल टू df बाई dx इनटू dx। जाहिर है यहाँ पे दो टर्म है क्योंकि जाहिर है डिपेंडेंस जो इस फंक्शन की दो वेरिएबल पे थी, तो स्मॉल चेंज जो होगी वो इस तरीके से आप लिखेंगे टू डायमेंशंस। अच्छा अब जरा डिस्कस कर लेते हैं वन डायमेंशनल केस ताकि बात क्लियर हो जाए कि बेटा वन डायमेंशनल केस अगर इस पे अप्लाई करें तो बिल्कुल हमारे पीछे वाली एक्सप्रेशन आती है। मसलन अगर मैं कहता हूं कि वन डायमेंशनल केस है कि मैं y को कांस्टेंट रखता हूं, सिर्फ x को चेंज करता हूं, यानी मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये इसी में y कांस्टेंट रहता है इसी केस में और x चेंज होता है सिर्फ। बात समझ आ रही है? जी सर। y कांस्टेंट कर लिया तो आपको यानी कि क्लियर हो गया कि h इसका मतलब है सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है x, सिर्फ हम x को चेंज कर रहे हैं, y को कांस्टेंट रखो। ठीक है, तो फिर ये केस है वो जब वन डायमेंशनल केस, ये भी वन डायमेंशनल है अगर यहां से यहां जाए, लेकिन मैं x इसलिए चेंज कर रहा हूं कि पीछे वाले से मैं कंपेयर करा लूं वन डायमेंशनल केस, क्योंकि वहां से हम x को चेंज कर रहे थे। अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं गया, मैंने यहाँ लिख भी लिया है x y टू अनदर पॉइंट x प्लस dx और y, और यहाँ पे बात क्लियर है कि हमने सिर्फ
x को चेंज किया है बाय अ स्मॉल अमाउंट dx, वेयर ऑफ कोर्स dx अप्रोचेस टू जीरो, मीन dx इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। लेकिन बेटा dy अप्रोचेस टू जीरो नहीं है, dy इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पैरेलल मूव करते हैं तो y तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होगी थोड़ी सी भी। बात समझ आ रही है ना? तो dy इज एग्जैक्टली जीरो, ठीक है ना? तो बेटा अगर मैं dy एग्जैक्ट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इस इक्वेशन से मेरे पास ये चीज आ जाएगी, dh इज इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल x इनटू dx। बात समझ आ रही है? और बेटा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव एक ही होंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना? ये आप मैथ में जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव की इक्वल होगा अगर वो फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर। तो बेटा अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। जरा गौर से देखें, ये वैसे ही नहीं है जैसे पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। सिर्फ रिप्लेस कर दें h को f से, df इज इक्वल टू df बाई dx इंटू dx। बात समझ आ रही है? जी सर। क्लियर है ना? और हमने बड़ा इजीली इस एक्सप्रेशन से वन डायमेंशनल केस डिस्कस किया जो पीछे हम देख के आ चुके हैं। इसका मतलब है पिछले केस की निस्बत ये ज्यादा जनरलाइज एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, along y एक्सिस मूव करते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं, फिर dx जीरो होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी और आपका जो स्मॉल चेंज एज में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ये होगी। बात क्लियर है ना बेटा? यस सर। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। वन डायमेंशनल केस इसलिए डिस्कस किया था कि वो सबसे आसान है, उसको ड्रॉ करना सब कुछ आसान है, इसलिए ये टू डायमेंशनल केस आपके सामने आ गया। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल केस की। ये चीज आपके पास आ गया, आ गई थ्री डायमेंशनल केस। ये बात क्लियर है बेटा? तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है, कोई स्केलर फंक्शन जो इन तीनों वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है? इससे बेटा सबसे ज्यादा जनरलाइज एक्सप्रेशन आपके पास आएगी। ठीक है? तो आपको पता है कि इस फंक्शन के डिफरेंट रेट्स ऑफ चेंज होंगे इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जी डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? जी सर। और क्योंकि तीनों वेरिएबल डिपेंडेंस है बेटा, एक्स डायरेक्शन में आपके पास स्लोप ये होगी, वाई डायरेक्शन में ये होगी, जी डायरेक्शन में ये होगी रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर है? तो बेटा जाहिर है अब हम अगर एक ऐसे पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी हो, एक और पॉइंट थ्री डायमेंशन में मूव करते हैं, प्लेन में नहीं, प्लेन तो टू डायमेंशन होगी ना, थ्री डायमेंशन में मूव करते हैं, तो बेटा उस नए कोऑर्डिनेट, उस नए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जी प्लस डेल्टा जी। ठीक है? बात क्लियर है? यस सर। आपके पास जो स्मॉल चेंज आएगी, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करते हैं तो जो फंक्शन में v में स्मॉल चेंज आएगी that will be delta v. Delta v is a small change in v. Slope in x direction into delta x, slope in y direction into delta y, slope in z direction into delta z, जैसे पीछे हम लिखते आए। ठीक है? बट यहाँ पे x डायरेक्शन में जो स्लोप होगी उसमें हम y और z को कांस्टेंट रख रहे होंगे, जो y डायरेक्शन में होगी हम z और x को कांस्टेंट रख रहे हैं, जो z डायरेक्शन में x और y को कांस्टेंट रख रहे हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो क्यों ना हम इसको, जब हम विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, तो उसका मतलब है वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? तो बेटा मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v इज इक्वल टू पार्शियल, मैंने यहाँ डी भी लिखा हुआ है लेकिन मैं डेल्टा भी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक स्टेप जंप मैंने किया हुआ है तो आपको परेशानी ना हो। डेल्टा v इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल x इनटू डेल्टा x इनटू डेल्टा प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल y इनटू डेल्टा y प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल z इनटू डेल्टा z। बात क्लियर है? जी सर। तो ग्रिफिथ क्योंकि डेल्टा v लिखना पसंद नहीं करता, डेल्टा x लिखना पसंद नहीं करता, तो बेटा हम इस वो लिखता है dv या dx, तो बेटा हम लिख सकते हैं इसको
dv इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल x इंटू इसको हम लिख सकते हैं dx। बात क्लियर है? प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल y इंटू dy प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल z इंटू dz। तो ये इक्वेशन, ये स्मॉल चेंज इन v हमें कब मिली? जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने मूव किया, ठीक है। where dx dy dz all are infinitesimally small। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। एक हमने 1 डायमेंशन में डिस्कस की, एक 2 डायमेंशन में डिस्कस की, लेकिन ये जो 3 डायमेंशन में है बेटा, ये सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है। क्यों मैं जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन कहता हूं? क्योंकि आप चाहे तो 2 डायमेंशन केस भी यहां से ले आए, चाहे तो 1 डायमेंशन केस ले आए, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहां लिखा हुआ है, इधर लिखा है कि मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉल चेंज इन अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। ये है वो मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ये वाली। अब क्या है कि मसलन मैं सम स्पेशल केसेस, बेटा सम स्पेशल केसेस डिस्कस करने का मतलब ये है कि मैं जरा ये डिस्कस कर लूं कि कैसे ये जनरलाइज एक्सप्रेशन, और जो मैंने बात की है कि आप 2 डायमेंशन भी डिस्कस कर सकते हैं, 1 डायमेंशन केस भी डिस्कस कर सकते हैं। इस एक एक्सप्रेशन अगर आपको ये याद है तो आप किसी किसी लिहाज से भी इसे चेंज कर सकते हैं। बेटा मैंने यहाँ z को कांस्टेंट रखा है, लेकिन आप चाहे तो y को कांस्टेंट रख ले, चाहे x को कांस्टेंट रख ले। मैं यहाँ पे x और y को चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा पीछे आपके पास एक्सप्रेशन सामने है, हमने पीछे x और y वेरिएबल लिया था, उन दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज किया था। तो मैं कह रहा था ताकि मैं उससे कंपेयर करा लूं कि देखें बिल्कुल सेम आंसर आता है, ठीक है ना। आप चाहे तो x को कांस्टेंट रखें, चाहे को y को कांस्टेंट रखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है x और y को मैं चेंज करवा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। z कांस्टेंट रहेगी एक्स वाई प्लेन के अंदर। बात समझ आ रही है? या एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करूं या पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन मूव करूं, तो z कांस्टेंट रहेगी उसी सूरत में। तो बेटा ये z कांस्टेंट है, इट मींस आई एम मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से x में भी स्मॉल चेंज आई है dx, y में भी स्मॉल चेंज आई है dy, लेकिन z में बेटा कोई चेंज नहीं आई। यू कैन सी दैट। सो इट मींस dz is 0, स्मॉल चेंज इन z is equal to 0, एग्जैक्टली 0। बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन में dz 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है? यस सर। इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। जस्ट मैंने क्या किया बेटा, डी जी यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया जनरलाइज एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। और बेटा इसे जरा कंपेयर करें, हाँ कंपेयर करें जो 2 डायमेंशनल केस हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ हमने स्केलर फंक्शन v लिया है, वहां हमने h लिया था। अदरवाइज दीज 2 इक्वेशंस आर क्वाइट सिमिलर। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो बड़ी आसानी से आपको अगर जनरलाइज एक्सप्रेशन याद है तो आप कोई भी केस डिस्कस कर सकते हैं, चाहे क्या चीज चेंज हो रही है, उन तीनों में से कौन से 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं या एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, आप फौरन डिस्कस कर सकते हैं। सब केसेस के लिए इसको इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे चेंज की है। ये बात क्लियर है? अच्छा अब Yes, बात करते हैं 1 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन में भी आपने देखा होगा कि 1 डायमेंशन का मतलब है कि अगर मैं एक ही वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, ये देखें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, मैं एक और पॉइंट पे मूव करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डी एक्स वाई और जी। मैं वाई और जी को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स प्लस एक्स को चेंज कर रहा हूँ बाय स्मॉल अमाउंट डी एक्स। और बेटा इसका मतलब है आई एम मूविंग आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और आई एम मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैं ऑन एक्स एक्सिस मूव करूं तो फिर y और z 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर y और z 0 होंगे, ठीक है। ये आई एम इसलिए मैंने लिखा है मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है? यस सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dx is infinitesimally small approaches to 0, ठीक है। सिर्फ x चेंज होता है, y भी नहीं चेंज होता और z भी नहीं चेंज हो रहा वेरिएबल। बात समझ आ रही है?
सो इसका मतलब है dy भी 0 होगा, dz भी 0 होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ x को चेंज किया है। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ y को चेंज कर लें, चाहे आप सिर्फ z को चेंज कर लें। अगर आप सिर्फ y को चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x y प्लस dy एंड z। अगर आप सिर्फ z को चेंज करेंगे तो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x y z प्लस dz। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने x को चेंज किया है, इसलिए dy भी 0 होगा एग्जैक्टली, और dz भी एग्जैक्टली 0 होगा। तो बेटा जब मैं dy और dz 0 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बेटा फिर मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी? यही नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? यस सर। और कंपेयर दिस इक्वेशन विद वन डायमेंशनल केस। बेटा और कोई फर्क नहीं है, वहाँ यहाँ पे मैंने स्केलर फंक्शन v यूज किया था, वहाँ स्केलर फंक्शन f यूज किया था। अगर मैं v को f से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन आएगी। हाँ, पार्शियल v बाय पार्शियल x रिप्लेस हो जाएगा df d यानी dv बाय dx से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंस हो तो पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस हो सकता है। अदरवाइज दीस टू इक्वेशंस आर क्वाइट सिमिलर। सवाल फर्क सिर्फ इतना है f और v का, अदरवाइज ये वही रिजल्ट आ गया जो हमने वन डायमेंशनल केस के लिए डिस्कस किया। बात समझ आ रही है? जी सर। तो आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि वो हम वन डायमेंशन हमने पकड़ी, टू डायमेंशन डिस्कस की, आखिर में थ्री डायमेंशन में सिर्फ समझाने के लिए। अदरवाइज अगर आपको ये एक एक्सप्रेशन याद है तो आप किसी भी केस के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये टू डायमेंशन केस के लिए यहाँ लिखी, जैसे मैंने वन डायमेंशन केस के लिए यहाँ लिखी। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे वेरिएबल दो थे x और y। अगर बेटा जाहिर है दो वेरिएबल x और z है तो फिर ये 0 होगी टर्म। अगर दो वेरिएबल y और z है तो फिर ये 0 हो जाएगी टर्म। बाकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास। बात समझ आ रही है? जी सर। जी हाँ, सर। तो आप इस एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी सिचुएशन हो। क्लियर है बेटा? जी सर। यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाता है। बेटा अगर आपको कोई सवाल हो आज के लेक्चर में से तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो हमारे पास है स्लोप है, उसे हम 1D में क्यों लेते हैं, हालांकि ये y और x एक्सिस दोनों में चेंज होती है। कौन सी स्लोप? सर ये जो हमने वन डायमेंशन में हमने स्लोप पढ़ी है उसके बारे में बेटा बात कर। समझाने के लिए मैंने किया है कि टू डायमेंशन में आपको समझ, वन डायमेंशन में पहले समझ लो तो बड़ी बात है कि क्या यानी उसके मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी ये कौन सी मुश्किल यस सर। बात है? वन डायमेंशन का क्या मतलब है कि अगर आपका फंक्शन एक ही वेरिएबल एक ही आपके पास है ही एक वेरिएबल, उसको चेंज करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा। और वो स्लोप क्या बता रही है कि वो कितना रैपिडली फंक्शन चेंज हो रहा है या कितना स्लोली चेंज हो रहा है, कितना रैपिडली डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, कितना स्लोली डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? वो बता रही है। तो अगर दो वेरिएबल पर डिपेंडेंस हो तो जाहिर है एक को चेंज करने से फंक्शन चेंज होगा, फिर एक स्लोप होगी। दूसरे को सिर्फ चेंज करने से, दूसरे वेरिएबल को चेंज करने से फिर भी फंक्शन चेंज होगा, उसकी एक अलग स्लोप होगी। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करने से दोनों स्लोप्स होंगी। ठीक है, इसी तरह तीन डायमेंशन की बात हो रही है, तीन वेरिएबल पर डिपेंडेंस है। किस कोई फंक्शन कितना रैपिडली या कितना स्लोली चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? यस सर। और ये नहीं है कि सिर्फ वन डायमेंशन इसलिए मैंने डिस्कस की ना कि वो कम से कम वो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, वो तो बहुत आसान है वन डायमेंशन केस। टू डायमेंशन में इमेजिन करना मुश्किल है, उसके लिए आप नेट पे वो टू डायमेंशन के साथ डायग्राम देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह मैं अलोंग एक्स एक्सिस स्लोप कुछ और है, अलोंग वाई एक्सिस स्लोप कुछ और है। इसके लिए थ्री डायमेंशन के लिए सर्च करा लीजिएगा कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ स्केलर फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल्स।
ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर ग्राफ ऐसे टेढ़े मेढ़े आपके सामने आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन किस तरह, जो तीनों वेरिएबल पर डिपेंड करे, उसकी शेप किस तरह की होती है। बात क्लियर है बेटा? यस सर। कोई और सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं बेटा, कोई भी माइक ऑन करके पूछ सकता है जिसके भी सवाल हो। सर जो आपने येलो वाली इक्वेशन हाईलाइट की हुई है, जी जी। इसमें इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इससे डिफाइन करेंगे कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, लेकिन जो ऊपर इक्वेशन है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? कौन सी? जो ये वाली बेटा, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं जी बेटा, सर। ये भी वही है, इसको डिफाइन करना क्या, ये भी यही है, स्मॉल चेंज इन v, ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द v इन x डायरेक्शन, ठीक है ना, ये भी वही चीज है, पार्शियल डेरिवेटिव ही आप ले रहे हैं बेसिकली, बाय कीपिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है, ऐसे नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा। हाँ, तो उसके क्या मीनिंग होते हैं कि अगर जब एक आप क्वांटिटी पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि मसलन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है y और z को आपने कांस्टेंट लेना है, तो आपका आंसर आएगा 2x y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे ही नहीं है? यस ठीक है, वो इसके भी यही मीनिंग है, इसको y और z को कांस्टेंट लिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव की भी वही मीनिंग है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव में बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ जिसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं उसको आप वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, ये वही चीज है। दीज टू